आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज यूज करो, उसमें टाटा ब्रांड कहीं ना कहीं यूज में आता ही है। जैसा कि आप कहीं पर ट्रेवल करो तो आपको टाटा मोटर्स की कई सारी गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी, और अगर कहीं पर आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हो तो आपको विस्तारा और एयर इंडिया भी देखने को मिल जाएंगी। ये दोनों एयरलाइन टाटा ग्रुप के अंतर्गत आती हैं। यदि मैं आपको बता दूं, दिल्ली के ताज होटल में यदि आप रुकते हो तो ताज होटल भी टाटा ग्रुप के अंदर ही आती है। जो आप कपड़े पहनते हो, टाई भी टाटा का फैशन ब्रांड है। जो आप ज्वेलरी खरीदते हो, तनिष्क ब्रांड भी टाटा कंपनी के अंतर्गत आता है। जो आप चाय पीते हो, टाटा टी। इसके अलावा जो आप खाने में नमक यूज करते हो, टाटा सॉल्ट भी। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा पावर जैसी, आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, टाटा ग्रुप के अंतर्गत 100 से भी अधिक कंपनियां आती हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि टाटा कंपनी भारत में मोस्ट सक्सेसफुली कंपनियों में से एक कंपनी है। लेकिन क्या आपको पता है, यह कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं बनी है। इस कंपनी को इतना बड़ा बनने में 200 से भी अधिक साल लग गए। हाँ जी मित्रों, 200 से भी अधिक साल लग गए। हम आज इस वीडियो के अंदर भारत की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली के बारे में बात करेंगे कि इनका राज क्या है। Tata Group has pioneered multiple industries in India and remains a market leader in most of them. It was Tatas who introduced a number of firsts. The first 8-hour day, the first leave with pay. I would prefer to live with the knowledge I have of upholding the values that we have and that we've tried to uphold through these years, rather than say that I've grown at 3 times the rate that we have. हमारी यह कहानी शुरू होती है 1822 के अंदर। आज से भी लगभग 2 साल अधिक समय पहले गुजरात के एक गांव में फारसी परिवार में एक लड़के का जन्म होता है, नसरवान जी टाटा। यह बचपन से ही बड़े रेसलेस रहे हैं। तो बेचैनी थी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की। कहा जाता है कि यह पूरे गांव में इकलौते ऐसे थे जिनकी सोच थी कुछ आगे बड़ा करने की, और इसी कारण से महज 20 साल की उम्र में यह अपने घरवार को छोड़ करके मुंबई आ गए बिजनेस शुरू करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। आज भी कुछ लड़के होते हैं जो कामयाबी के लिए घर से बाहर जाते हैं, लेकिन जिनमें फर्क यह था, इनकी शादी हो चुकी थी और इनके एक बच्चा भी था। पहले के समय में बाल विवाह करना एक आम बात थी, इसीलिए इनकी 16-17 साल की उम्र में ही एक बच्चा हो गया था। इसलिए यह अपनी पूरी फैमिली को लेकर के मुंबई शिफ्ट हो गए, और यह कॉटन के बिजनेस से बड़ा ही आकर्षित हुए थे, और ये धीरे धीरे अपना कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस भी चला रहे थे। जिस बिजनेस से जितनी भी कमाई होती, उस पैसे को वे अपने बच्चे की पढ़ाई पर लगाएंगे। वे इस चीज पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने जमशेद सिंह जी टाटा को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करी। बेस्ट एजुकेशन का उस समय पे मतलब था कि इंग्लिश में पढ़ाई करवाना। नसरवान जी का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। जब जमशेद जी की एजुकेशन कंप्लीट हो गई, जब वे 18-19 साल के हो गए, उनके पिता ने निश्चित किया कि उन्हें बिजनेस एक्सपेंस के लिए हांगकांग भेज दिया जाए। यह हम बात लगेगी कि कोई बिजनेसमैन अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेज रहा है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। लेकिन याद रखिए दोस्तों, यह 1859 की बात है, जब एयर ट्रेवल स्टार्ट होने में 55 साल बाकी थे। उन दिनों में बड़ा ही लंबा रास्ता तय करना पड़ता था जहाज के जरिए। 1859 में जब जमशेद सिंह जी टाटा 20 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें हांगकांग में अपना बिजनेस ऑफिस खोलने के लिए कहा। जमशेद सिंह जी भी अकेले ही थे। उस वक्त उनकी शादी हो चुकी थी और उनके एक बच्चा भी था। यह उनके लिए इतना आसान भी नहीं था कि वे अपनी पूरी फैमिली को लेकर के किसी दूसरी कंट्री में चले जाना बिजनेस करने के लिए। जमशेद सिंह जी में भी बहुत उत्साह था, भरपूर तरीके से सफल भी रहे। 65 साल की उम्र में 3 अलग अलग इंडस्ट्रियों में अपना बिजनेस सेटल किया। भारत में इन्होंने कई सारी कॉटन की मिल खोली और इनके भी मालिक बन गए। इसके अलावा भारत में पहली स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी खोली। इसके अलावा भारत में 5 स्टार होटल भी खोला। यह पहला होटल था जिसके अंतर्गत बिजली आती थी, और यह आज के मुंबई का ताज होटल है। तब से लेकर आज तक यह मोस्ट प्रेस्टीजियस होटलों में से एक आता है। जब जमशेद सिंह जी टाटा का निधन हुआ, तब वे अपने पीछे इतनी बड़ी लेगेसी छोड़कर गए थे कि आज उसको बीट करना बहुत ही मुश्किल है। मैं न केवल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक ऐसी भी लेगेसी बनाई प्रिंसिपल और एथिक्स की। अब मैं इसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। सन 1874 के अंदर इन्होंने
पहली कॉटन मिल नागपुर के अंदर खोली। इनका सपना था कि कॉटन ट्रेड के बिजनेस को छोड़ करके कॉटन प्रोडक्शन के बिजनेस में आना। जब आप कोई बिजनेस में आते हो तो नई प्रॉब्लम्स को आप काउंट करते हो। तो इन्होंने देखा कि नागपुर के अंदर जो मजदूर उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वे बहुत ही आलसी हैं। वह छोटी छोटी बातों पर बहाने मार करके छुट्टी ले लेते हैं। वहाँ पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहाँ पर 100 में से 100% मजदूर काम करने के लिए एक भी दिन आए हो। अब यहाँ पर एक आम बॉस क्या करेगा, अपने एम्प्लॉइयों को धमकाएगा, यह बोलेगा कि यदि आप टाइम पर नहीं आए, यदि आप रोजाना नहीं आए तो मैं आपको फायर कर दूंगा। लेकिन यहीं पर उन्होंने बिल्कुल उल्टा ही किया। इन्होंने सोचा कि कोई तो कारण होगा कि ये इतने आलसी हो गए हैं। उन्होंने सोचा कि इनको यदि मुझे मोटिवेटेड करना है तो लॉन्ग टर्म ह्यूमन सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इन्होंने एक जनरल इंस्टीट्यूशन फंड बनाया, यह इंश्योर करने के लिए कि मजदूरों को रिटायरमेंट के बाद भी उनको पेंशन मिलती रहेगी। उन्होंने एक इंश्योरेंस भी जारी किया जिसके अंतर्गत यदि किसी भी मजदूर का किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है तो उस मेडिकल दवाइयों का खर्चा अपनी टाटा कंपनी उठाएगी। इसके अलावा इन्होंने कई और सुविधाएं दी। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है, यहाँ पर ये इन्होंने जो भी सुविधाएं लागू करी ये सब अपने खुद के खर्च पर करी। इसके अलावा सन 1914 तक टाटा ग्रुप के अंतर्गत 14 और कंपनियां भी इंक्लूडेड हो चुकी थी। जोराबजी टाटा ने सन 1938 तक कंपनी को संभाला। इनके दूर के रिश्तेदार जे.आर.डी. टाटा ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था, वहाँ के ये पायलट भी थे। इनका ये फैशन था फ्लाइंग का। इसी कारणवश भारत के अंतर्गत टाटा एयरलाइन की शुरुआत हुई। इसके बाद इस कंपनी का रीनेम कर दिया एयर इंडिया के नाम से। मैंने दोस्तों यह कहानी बताई है आपको आजादी से पहले की। सन 1947 के अंतर्गत भारत को जब आजादी मिली तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। जवाहरलाल नेहरू ने एक इकोनॉमिक पॉलिसी निकाली जिसके अंतर्गत उन्होंने तय किया कि भारत के जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं उनको नेशनलाइजेशन किया जाएगा। अब सरकार इनको हैंडल करेगी। सरकार ने एयर इंडिया को भी एक्वायर कर लिया। अब यहाँ पर जे.आर.डी. टाटा का दिल टूट गया। टाटा ग्रुप का शुरू से ही मानना था कि बिजनेस प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि नेशनल बिल्डिंग के लिए होता है। नेहरू जी ने जे.आर.डी. टाटा को ऑफर की कि वे एयर इंडिया को आकर के लीड करें। जे.आर.डी. टाटा ने खुशी खुशी यह ऑफर स्वीकार कर लिया। जे.आर.डी. टाटा 52 साल तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। इस समय तक वो टाटा ग्रुप के अंतर्गत 95 कंपनियां और इंक्लूडेड हो चुकी थी। इनकी ये सारी कंपनियां सक्सेसफुल नहीं रही थी। जैसे एक कंपनी नेकुला, यह रेडियो मैन्युफैक्चरिंग करती थी। सन 1971 में नेकुला का शेयर 2% पर आ गया। अब इसको फिर से रिफाइन करने के लिए जमशेद सिंह जी टाटा के पोते यानी कि रतन टाटा जी को बुलाया गया। रतन टाटा जी ने कहा कि हमें रेडियो बनाना बंद करना पड़ेगा। यदि हमको नेकुला को दोबारा से ऊपर लेके जाना है तो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे सैटेलाइट कंपनियां। 3 साल बाद ही यह बिजनेस फिर से टर्नओवर हो गया। सन 1975 में नेकुला का शेयर फिर से 20% पर आ गया। इसी को देखते हुए रतन टाटा को 1991 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। 1991 के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने यह अनाउंसमेंट किया कि भारत के मार्केट को पूरी दुनिया के लिए खोला जाए। इन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी को बचाने का यह इकलौता रास्ता है। जे.आर.डी. टाटा ने जो किया उसका उल्टा रतन टाटा ने किया। इन्होंने टाटा सन्स के ओनरशिप को बढ़ाना चालू कर दिया, इसलिए क्योंकि कोई भी बाहर की कंपनी टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी को ना खरीद सके, और यह सक्सेसफुल भी रहा। टाटा ग्रुप इससे बचा रहा। इन्होंने बाहर की कई कंपनियों को टाटा ग्रुप के अंदर ले लिया। इसके अलावा इन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन्होंने एक फैमिली को स्कूटर पे जाते हुए देखा। उस पर उसकी बीवी और 2 बच्चे बैठे हुए थे। वह भी कंफर्टेबल नहीं थे। इसी को देखते हुए रतन टाटा ने 5 साल बाद में नैनो कार लॉन्च करी। यह मात्र 1 साल की थी। यह आज तक की सबसे सस्ती कार भी है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या रतन टाटा जी अच्छे थे या बेकार थे? आपके हिसाब से आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।